नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूं। कंप्यूटर 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर 2026 के एडिशन के अनुसार यहाँ पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर का लेकर आया हूँ और आपको एक दिन छोड़कर एक दिन डेली आपको यहाँ पर अंश स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर वीडियोज मिल रही हैं और टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल रहा है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो आपका सही जवाब है एनालिटिकल इंजन का यहाँ पर चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें एडा लवलेस ने, बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिदम लिखे थे। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की पहली प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब है एडा लवलेस को विश्व की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा दी जो कंप्यूटिंग सिद्धांत पर आधार है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर एलन ट्यूरिंग को यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें प्रथम पीढ़ी आपका कंप्यूटर का कब था? तो 1940 से 1956 के कंप्यूटर बड़े महंगे व अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की पीढ़ियों जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में सबसे किस तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो आपका यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी 1956 से 63 में कंप्यूटर छोटे व अधिक विश्वसनीय बने। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो आपका सही जवाब है ट्रांजिस्टर का द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें तृतीय पीढ़ी आपकी 1964 से 1971 में गति व दक्षता में काफ़ी सुधार हुआ। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी 1971, वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर से पर्सनल कंप्यूटर संभव हुए। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटरों में किस तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो आपका माइक्रो प्रोसेसर VLSI का प्रयोग हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न से पहले आपको बता दें, पांचवी पीढ़ी में AI, मशीन लर्निंग व क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे? तो आपका सही जवाब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर यहाँ पर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर टिफ रैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यहाँ पर 1955 से 1956 में बना था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर टिफ रैक, यहाँ पर TIFRAC भारत का पहला कंप्यूटर था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर परम 8000 को CDAC ने 1991 में विकसित किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, परम 8000 यहाँ पर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर आगे, एक पूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग CPU व मेमोरी शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के मूल घटकों बेसिक यूनिट्स में कौन शामिल नहीं है? तो आपका इनमें से कोई नहीं, सभी शामिल हैं। इनपुट आउटपुट CPU मेमोरी यहाँ पर आपके सभी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर CPU को कुछ कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन भी कहा जाता है।
अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण रूप है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें एएलयू गणितीय व तार्किक से संक्रियाएं करता है। नियंत्रण इकाई निर्देशों को नियंत्रित करती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं? तो आपका यहाँ पर एएलयू नियंत्रण इकाई, सीयू व रजिस्टर यहाँ पर आपके सीपीयू के मुख्य भाग हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एएलयू जोड़ घटाव जैसी गणितीय क्रियाएं व तुलना जैसी तार्किकीय क्रियाएं करता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूर्ण रूप है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बाइनरी प्रणाली कंप्यूटर की मूल भाषा है जो जीरो व वन ऑन ऑफ पर आधारित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो आपका 2, 0 व 1 का प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। यह एक कैरेक्टर संग्रहित करने के लिए पर्याप्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आपका 8 बिट्स यहाँ पर 1 बाइट में होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स 2 की घात के आधार पर गणना होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट 1 KB में होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, 1 MB में कितने KB होते हैं? 1 MB में 1024 KB, इसी तरह 1 GB में 1024 MB होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? तो आपका 1024 किलोबाइट होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर ग्रेस हॉपर ने 1947 में एक वास्तविक कीड़े मौत के कारण खराबी होने पर बग शब्द का प्रयोग किया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका कंप्यूटर के संदर्भ में बग शब्द किसने प्रचलित किया था? तो आपका सही जवाब है ग्रेस हॉपर ने बग शब्द को प्रचलित किया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, मॉनिटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है, बंद होने पर डेटा मिट जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM का पूर्ण रूप है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर रोम ROM में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, यह बूट अप निर्देश रखता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रोम ROM का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी ROM का पूर्ण रूप है। अब बढ़ते हैं आगे, RAM बिजली बंद होने के पर डेटा खो देती है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर वाष्पशील वोलाटाइल मेमोरी रैम आपकी मेमोरी है। अब बढ़ते हैं आगे, रोम में BIOS जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपका यहाँ पर अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी रोम है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर कैश मेमोरी CPU व रैम के बीच स्थित होती है, यह बार बार प्रयुक्त डेटा को तेजी से उपलब्ध कराती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर कैश मेमोरी, कैचे मेमोरी आपकी होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हार्ड डिस्क में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, यह चुंबकीय भंडारण तकनीक पर आधारित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपका द्वितीय, सेकेंडरी व अवाष्पशील मेमोरी है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न से पहले मदरबोर्ड पर CPU, रैम व अन्य सभी हार्डवेयर घटक लगे होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है कंप्यूटर के सभी घटकों को आपस में जोड़ना, यहाँ पर इसका मदरबोर्ड का मुख्य कार्य है। अब बढ़ते हैं आगे, USB का पोर्ट का प्रयोग बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे पेन ड्राइव, कीबोर्ड,
यहाँ पर अब बढ़ती हैं आगे। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका यूनिवर्सल सीरियल बस यहाँ पर यूएसबी का पूर्ण रूप है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर प्रिंटर कंप्यूटर से डेटा को कागज पर छापता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर आपका। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें स्कैनर भौतिकी दस्तावेजों को डिजिटल छवि में बदलता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपका सही जवाब है इनपुट डिवाइस आपका स्कैनर है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें इसमें माउस स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने में सहायक है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपका इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस आपका है माउस। अब बढ़ती हैं आगे। एसएसडी फ्लैश मेमोरी तकनीक का प्रयोग करती है। इसमें कोई घूमने वाला डिस्क नहीं होता। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पर एसएसडी का पूर्ण रूप है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर एसएसडी की गति एचडीडी की तुलना में कई गुना अधिक होती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें एसएसडी और एचडीडी हार्ड डिस्क में मुख्य अंतर क्या है? तो आपका एसएसडी में कोई गतिशील पुर्जे नहीं होते, यह तेज होती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर ओएस कंप्यूटर संसाधनों मेमोरी प्रोसेसर का प्रबंधन भी करता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर विंडोज, लिनक्स, मैकोस, एंड्रॉयड सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब बढ़ती हैं आगे। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका विंडोज यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर लिनक्स मुफ्त व स्रोत कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें लिनुस टोरवाल्ड्स ने 1991 में लिनक्स कर्नेल विकसित किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है लिनक्स के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका लिनुस टोरवाल्ड्स यहाँ पर जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब बढ़ती हैं आगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों हेतु डिजाइन किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलर का मुख्य अर्थ है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इंटरप्रेटर तुरंत निष्पादन करता है पर त्रुटि मिलने पर वहीं रुक जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इंटरप्रेटर कंपाइलर से किस प्रकार भिन्न है? तो आपका यह प्रोग्राम को लाइन दर लाइन अनुवाद व निष्पादित करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें एंटीवायरस, मैलवेयर व अन्य हानिकारक प्रोग्राम्स की पहचान व निष्कासन करता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें वायरस से संपूर्ण कंप्यूटर की सुरक्षा हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। फर्मवेयर हार्डवेयर उपकरणों जैसा राउटर को नियंत्रित करने वाला विशेष सॉफ्टवेयर है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है फर्मवेयर क्या होता है? तो आपका सही जवाब है हार्डवेयर में स्थायी रूप से संग्रहित सॉफ्टवेयर यहाँ पर फर्मवेयर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। BIOS कंप्यूटर को चालू करते समय हार्डवेयर की जांच व OS लोड करने में सहायक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का पूर्ण रूप है। अब बढ़ते हैं आगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम के रख रखाव व अनुकूलन में सहायक होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो आपका एंटीवायरस डिस्क क्लीनअप इसका उदाहरण है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स व पॉल एलन ने 1975 में की थी। अब बढ़ती हैं आगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। अब बढ़ती हैं आगे। मैकोस एप्पल के मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें
अगले प्रश्न पर मैकोस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका एप्पल के द्वारा मैकोस ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। एंड्रॉयड विश्व का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का उत्पाद है? तो आपका सही जवाब है गूगल का यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उत्पाद है। अब बढ़ते हैं आगे। इंटरनेट लाखों नेटवर्कों को आसपास आपस में जोड़ने वाला वैश्विक नेटवर्क है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें इंटरनेट का पूर्ण रूप या अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका यहाँ पर पूर्ण रूप या अर्थ है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर टिम बर्नर-ली ने 1989 में सर्न में डब्ल्यू का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो आपका सही जवाब है टिम बर्नर-ली डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। उससे पहले अरपानेट को 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर इंटरनेट व पूर्ववर्ती नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो आपका ये अरपानेट यहाँ पर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें लैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे ऑफिस, स्कूल व कंप्यूटर को जोड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका लैन LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूर्ण रूप है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वैन बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश या महाद्वीप में नेटवर्क जोड़ता है। इंटरनेट इसका उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूर्ण रूप है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर आईपी एड्रेस नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस की विशिष्ट पहचान होती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी के एड्रेस का पूर्ण रूप है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर HTTP वेब पेजों को ब्राउजर में लोड करने हेतु प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप है। अब आगे बढ़ते हैं। HTTPS डेटा को एन्क्रिप्ट कर सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है। इसी समय एक सवाल आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ, तुरंत आप लोग आंसर दीजिए। HTML का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका HTTPS में यस किसके लिए है? तो आपका सही जवाब है सिक्योर के लिए। यहाँ पर HTTPS में यस है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर URL किसी विशेष वेब संसाधन का पता जैसे वेबसाइट का लिंक दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूर्ण रूप है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर SMTP ईमेल भेजने हेतु जबकि POP3 IMAP ईमेल प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? तो आपका गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें गूगल, बिंग, याहू सर्च इंजन के प्रमुख उदाहरण हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए गूगल आपका सर्च इंजन का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वाईफाई बिना तार के इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर राउटर नेटवर्क में सबसे उपयुक्त मार्ग से डेटा भेजने का निर्णय लेता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राउटर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को सही मार्ग में भेजना राउटर का मुख्य कार्य है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकता है या नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका
फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका नेटवर्क को अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित रखना इसका फायरवॉल का काम है। अब बढ़ते हैं आगे। एमएस वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें एमएस वर्ड मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर दस्तावेज बनाना व संपादित बनाना, वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पर प्रोसेसिंग। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एमएस एक्सेल में पंक्तियों व कॉलमों के जरिए डेटा को व्यवस्थित व विश्लेषित किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका एमएस एक्सेल मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? तो आपका स्प्रेडशीट व गणना डेटा विश्लेषण के लिए होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका एमएस पावर पॉइंट मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें सेल संदर्भ जैसे A1 B1 एक्सेल में डेटा की स्थिति बताता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर एमएस एक्सेल में किसी सेल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है जैसे A1? तो आपका सही जवाब है कॉलम, अक्षर व पंक्ति संख्या, सेल रेफरेंस यहाँ पर होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर सम कोष्ठक बंद चालू फंक्शन चयनित सेल्स के मानों को जोड़ता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें एमएस एक्सेल में योग निकालने हेतु किस फंक्शन का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए आपका सम कोष्ठक का प्रयोग होता है यहाँ पर। अब बढ़ती हैं आगे। F7 दबाने से एमएस वर्ड में वर्तनी व व्याकरण जांच शुरू होती है। अब बढ़ते हैं आगे। एमएस वर्ड में वर्तनी जांच स्पेल चेक के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब है F7 का प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कंट्रोल एस दस्तावेज को सुरक्षित करने का सबसे सामान्य शॉर्टकट है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका किसी फाइल को सेव करने के लिए सामान्य शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका कंट्रोल एस किसी फाइल को सेव करने की सामान्य शॉर्टकट कुंजी है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका कंट्रोल सी कॉपी व कंट्रोल वी पेस्ट करने हेतु प्रयुक्त होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कंट्रोल सी किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें कंट्रोल जेड का प्रयोग गलती से किए गए कार्य को वापस पलटने के लिए होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर किसी कार्य को पूर्वतः अंडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका कंट्रोल जेड यहाँ पर अंडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अब बढ़ते हैं आगे। MySQL, ओराकल, मोंगोडीबी जैसे सॉफ्टवेयर DBMS के उदाहरण हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS का उदाहरण कौन सा है? MySQL यहाँ पर DBMS का उदाहरण है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर डेनिस रिची ने 1972 में बेल लैब्स में सी भाषा विकसित की थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका प्रोग्रामिंग भाषा सी के निर्माता कौन है? तो आपका डेनिस रिची प्रोग्रामिंग भाषा सी के निर्माता हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में सन माइक्रोसिस्टम में जावा विकसित की थी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका जावा प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता कौन है? तो आपका जेम्स गॉसलिंग जावा प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता हैं। अब बढ़ती हैं आगे। गुइडो वैन रोसुम ने 1991 में पाइथन भाषा जारी की थी। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता कौन है? तो आपका सही जवाब है गुइडो वैन रोसुम यहाँ पर निर्माता है पाइथन के। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर बर्न स्ट्रॉम्प ने 1980 के दशक में C++ को सी भाषा के विस्तार के रूप में विकसित किया। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका C++ प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता कौन है? बर्न स्ट्रम्प आपके C++ प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता हैं। अब बढ़ती हैं आगे। HTML वेब पेज की संरचना बनाने हेतु प्रयुक्त मार्कअप भाषा है। तो अब आपने अभी तक कमेंट में बताया HTML का पूर्ण रूप क्या होगा। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुका है। HTML का पूर्ण रूप क्या है? इसको आपको कमेंट में जल्दी से आंसर इसका आप लोग दीजिए। मैं यहाँ पर इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको इसका आंसर जरूर से बताना है कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है लेकिन हानिकारक कोड छुपाए रखता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर कंप्यूटर वायरस का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ट्रोजन हॉर्स वर्म यहाँ पर कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें फिशिंग में नकली ईमेल वेबसाइट
के ज़रिए यहाँ पर संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है। अभी मैं आपको एचटीएमएल का पहले बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर उसका पूर्ण नाम है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, फिशिंग क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी चुराने की तकनीक फिशिंग है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। मैलवेयर में वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैनसमवेयर आदि शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें अगला प्रश्न है, मालवेयर का पूर्ण रूप क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर इसका अर्थ है मालवेयर का। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। एथिकल हैकिंग सुरक्षा खामियों की पहचान हेतु वैध रूप से की जाने वाली हैकिंग है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, किसी सिस्टम में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग है। अब बढ़ते हैं आगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रमुख सेवा प्रदाता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या तात्पर्य है? तो आपका इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएं प्राप्त करना यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। AI का प्रयोग स्वचालन, भाषा प्रसंस्करण व निर्णय लेने में किया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से क्या तात्पर्य है? तो आपका मशीनों में मानव जैसी बुद्धिमत्ता विकसित करना यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का है। अब बढ़ते हैं आगे। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा के पैटर्न पहचान कर भविष्यवाणी करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मशीन लर्निंग AI किस शाखा से संबंधित है? तो आपका डेटा से सीखकर स्वचालित रूप से सुधार करना यहाँ पर इस संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। इसमें आपका बिग डेटा को वॉल्यूम, वेलोसिटी व वैरायटी 3V से परिभाषित किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बिग डेटा से क्या तात्पर्य है? तो आपका अत्यधिक बड़े व जटिल डेटा सेट का विश्लेषण बिग डेटा का तात्पर्य है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। स्मार्ट होम डिवाइस, वियरेबल्स IoT के प्रमुख उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से क्या तात्पर्य है? तो आपका इंटरनेट से जुड़े भौतिक उपकरणों का नेटवर्क इसका तात्पर्य है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। इसमें बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्लॉकचेन तकनीक मुख्यतः किससे जुड़ी है? तो आपका वितरित बहीखाता, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजेंडर व क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी है। अब बढ़ते हैं आगे। सर्वर उच्च क्षमता वाला कंप्यूटर होता है जो कई क्लाइंट्स को एक साथ सेवा देता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर का क्या कार्य है? तो आपका अन्य कंप्यूटरों, क्लाइंट को सेवा व संसाधन प्रदान करना इसका कार्य है। अब बढ़ते हैं आगे। क्लाइंट सर्वर मॉडल इंटरनेट व नेटवर्क आधारित अनुप्रयोगों का आधार है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट का क्या अर्थ है? तो आपका सर्वर से सेवाओं व संसाधनों का अनुरोध करना इसका अर्थ है। अब बढ़ती हैं आगे। QR कोड में URL या अन्य डेटा एनकोड किया जा सकता है, इसे स्मार्टफोन से स्कैन किया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका क्विक रेस्पॉन्स कोड QR का पूरा नाम है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। बार कोड में समांतर रेखाओं के पैटर्न में जानकारी एनकोड होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बार कोड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? उत्पाद की पहचान व मूल्य जानकारी संग्रहित करना इसके लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। पेन ड्राइव USB पोर्ट के माध्यम से डेटा स्थानांतरण व संग्रहण हेतु प्रयुक्त होती है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपका सही जवाब है फ्लैश द्वितीयक मेमोरी यहाँ पर पेन ड्राइव है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट वह सतर्कता वायरस से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय हैं। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर वायरस से बचाव हेतु सबसे बुनियादी उपाय क्या है? नियमित रूप से अपडेटेड एंटीवायरस का प्रयोग करना उपाय है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, UPI भारत में NPCI द्वारा विकसित तत्काल भुगतान प्रणाली है, 2016 में शुरू हुई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल भुगतान हेतु प्रमुख प्रणाली UPI का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का पूर्ण रूप है। अब बढ़ती हैं आगे। आधार भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। आधार कार्ड प्रणाली किस तकनीक पर आधारित है? तो आपका सही जवाब है बायोमेट्रिक पहचान फिंगरप्रिंट व आइरिस स्कैन पर आधारित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर।
कर्सर टाइप करते समय अगले अक्षर की स्थिति दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कर्सर क्या दर्शाता है? तो आपका स्क्रीन पर वर्तमान स्थिति दिखाने वाला संकेतक यहाँ पर कर्सर दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अधिक पिक्सल घनत्व रिजोल्यूशन से छवि की गुणवत्ता बेहतर होती है। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। और लास्ट प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। यहाँ पर पिक्सल किससे संबंधित इकाई है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आपको कमेंट में जरूर से बताना है यहाँ पर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और ऐसे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।